तो फाइनल दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो को आप सभी को बहुत से कमेंट थे, फाइनली आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली जिस वीडियो का आप सभी को इंतजार था, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि माँ मेरा पतन या यूँ कहीं कि बूस्टर डोज, या आप जिसे इस वीडियो को जो नाम देना चाहते हो वो आप इस वीडियो को दे सकते हो। इस वीडियो में आपको मैं आपका जो कक्षा 11वीं का जो कृषि विज्ञान का जो कल पेपर होने वाला है, उसमें आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक के, मतलब आपके यहाँ पर 1 अंक के क्वेश्चन, 2 अंक के क्वेश्चन, 3 अंक के क्वेश्चन और 4 अंक के क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और वो सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो अगर आपने कृषि विज्ञान के पेपर की कुछ भी तैयारी नहीं की है, या अगर यहाँ पर आपने अभी अच्छे से कृषि विज्ञान के पेपर की तैयारी, जिन बच्चों ने कृषि विज्ञान के पेपर की तैयारी कर ली होगी उनका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, और जिन बच्चों ने तैयारी अभी नहीं की है तो उनको भी घबराना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको प्रश्न 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूँ। अगर यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और यहाँ पर मैं आपको जो भी बताता हूँ उसे पढ़ लिया, तो आपके 2026 के कल के पेपर में आपको कृषि विज्ञान के पेपर में तबाही मचाने से कोई यहाँ पर आपको रोक नहीं सकता। ये आपके भाई का वादा है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर इस वीडियो को पेशेंट के साथ और ध्यान से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो अभी अपना जो मोबाइल है वो साइड में रखो, एयरफोन है तो एयरफोन लगाओ और चुपचाप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें नोट करो और याद करो। ठीक है, अब टाइम नहीं वेस्ट करते, क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ। तो नोट कीजिए, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो एक कमेंट तो बनता है। ठीक है, क्या सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी भी मशीन के यांत्रिक लाभ का आपको यहाँ पर सूत्र बताना है। मैंने आपको यांत्रिक लाभ बताया, वेगा अनुपात का सूत्र बताया, तीन बताए थे, तीनों का यहाँ पर आप सूत्र यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताइए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या होता है। तो आपको यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या होता है, तो आपको ये पेपर में याद रखना है। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि यांत्रिक लाभ का जो सूत्र होता है भार बटे प्रयास होता है। क्या होता है? भार बटे प्रयास। क्या होता है? भार बटे प्रयास। अब भार को काई से डिनोट करते हैं, तो भार को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और प्रयास को डिनोट करते हैं हम पी से। तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर भार का जो मतलब यांत्रिक लाभ का सूत्र होता है भार बटे प्रयास। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ पर वेग अनुपात का सूत्र भी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। और पृथ्वी के पोल मतलब जो ध्रुव है, ध्रुव बोल सकते हो, उस पर जी का मान कितना होता है? कमेंट करके बताए। मैंने आपको पूरा यहाँ पर जो है उसका पूरा सत्यापन करके बताया था। तो पृथ्वी के केंद्र का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, मतलब पृथ्वी के किस बिंदु पर जी का मान सबसे कम होता है और सबसे अधिक कहाँ होता है? आप सभी लोग यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताएगा। कम का तो आप देख ही लोगे कि केंद्र पर पृथ्वी का मान 0 होता है, सबसे अधिक कहाँ पर होगा वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बताना है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ पर आप गुरुत्वीय जो नेतांक है उसमें आपको यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का जो नेतांक है उसमें आपको संबंध बताना है। तो इसका जो संबंध होता है मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, जो सेकंड वाला है, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। जब हमने ये पूरा यहाँ पर इसका जो पूरा हल करके बताया था, ये आपको पेपर में पूछा भी जाता है। तो सॉरी, जी कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम बटा कैपिटल आर और ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसका, और कैपिटल जी का मान क्या होता है फटाफट कमेंट करके बताओ। ठोसों में उष्मा संचारण विधि है, तो आपको यह बताना है कि ठोसों में जो उष्मा संचारण विधि है वो किसके माध्यम से होती है? तो ठोसों में याद रखिएगा चालन। और जो विकिरण होती है वो किस में होती है? तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो किससे आती है? तो विकिरण से आती है। संवहन किस में होता है? बताइए फटाफट कमेंट करके। ठीक है, उसके बाद क्या, उष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक, तो उष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, और केल्विन किसका मात्रक होगा? केल्विन किसका होता है आपको पता होना चाहिए। तो उष्मा का तो एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। उसके बाद पानी की विशिष्ट उष्मा है, तो याद रखिएगा पानी की विशिष्ट उष्मा होती है 1। पानी की विशिष्ट उष्मा होती है 1, और पूछा जाता है कि किसकी विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा पानी की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है, और पानी की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो 1 होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद हो जाएगा, ये सब याद करके जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या, धुआं खालिस्तान कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। तो धुआं कैसा है? तो याद रखिएगा जो धुआं है वो ठोस, यहाँ पर लिख दूंगा मैं, आप मिटा दूंगा बाद में, आप इसे नोट कर लीजिएगा। जो धुआं है वो ठोस एरोसल, क्या है? एरोसोल का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा ठोस मतलब कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। तो ये याद रखिएगा कि जो ठोस है, जो धुआं है वो ठोस एरोसल कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। फटाफट याद रखिएगा, यहाँ पर नोट करो कि जो धुआं है वो ठोस एरोसल कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, मतलब निलंबन विलयन में विलय कणों का व्यास खालिस्तान से खालिस्तान सेंटीमीटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की घात -5। कितना हो जाएगा? 10 की घात -5 से 10 की घात
3 ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा निलंबन विलयन में विलय के कणों का जो व्यास होता है वो 10⁻⁻5 से 10⁻³ सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, यूरिया में खालिस्तान प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। तो यूरिया में कितना होता है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46.66%। कितना होता है, 46.66% ये होता है यूरिया में नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद क्या है, खालिस्तान को सिंदूरी उर्वरक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा सिंदूरी उर्वरक किसे कहा जाता है, तो जो सिंदूरी उर्वरक है वो उर्वरक जो है वो अमोनिया, किसको कहा जाता है, अमोनिया क्या होगा, सल्फेट की फास्फेट, तो वो होता है अमोनिया सल्फेट। ठीक है, सिंदूरी उर्वरक जो है वो अमोनिया सल्फेट को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 8 का परम मित्र अंक कौन सा है, तो परम मित्र अंक की जो ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या वो बोल सकते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का योग अगर 10 है तो वो परम मित्र है। अब बताइए 8 क्या, 8 में ऐसा क्या जोड़ोगे आप, मतलब 1 से लेकर 8 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि उसका जो है वो योग 10 हो जाएगा। तो 8 में आप 2 जोड़ोगे तो उसका मतलब परम मित्र अंक कौन सा आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो मतलब योग 10 होना चाहिए, परम मित्र अंक बनाने के लिए उनका योग 10 होना चाहिए। तो इसने पूछा कि 8 का परम मित्र अंक, तो 2 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 7 का तो 3 हो जाएगा, 1 का 9 हो जाएगा। तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब मुझे आपके लिए होमवर्क है, 6 का परम मित्र कौन सा होगा। ठीक है, उसके बाद वैदिक गणित के जनक कौन है, तो वैदिक गणित के जो जनक है वो है जगत गुरु, कौन से, श्री भारती कृष्ण तीर्थ। कौन हो जाएगा, श्री कृष्ण भारती तीर्थ, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ रखिए, क्या होगा, श्री भारती कृष्ण। ये सभी लोग, आप यहाँ पर जितने भी आंसर बताए ना सभी लोग कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, ये हो गया तीर्थ। ठीक है, इन सभी खालिस्तान का आंसर कमेंट करके बताओ। सॉरी, प्रश्न नंबर 3 क्या, सत्य असत्य में उत्तर लिखिए। जिसमें पहला क्या पूछा है, कीबोर्ड एक निवेश युक्ति है। निवेश युक्ति मतलब इनपुट डिवाइस है बोल रहा है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है या नहीं है, तो बताइए कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो सभी को पता होगा कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, तो ये बात सत्य हो जाएगी। ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। फिर क्या है, प्रिंटर के साथ, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। a+n-d का समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र है, ये बात भी सत्य है, याद रखिएगा, पूछ सकता है समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र, तो a-n-1d। ठीक है, तीसरा क्या, समांतर श्रेणी 4, 6, 8, 10 का 9वां पद 20 है। अगर आप इसको हल करोगे तो इसका आंसर यही आएगा, तो ये भी सत्य है। ठीक है, स्वपरागण कीटों द्वारा होता है, जी नहीं, असत्य। HCl एक प्रबल अम्ल है, जी हाँ HCl एक प्रबल अम्ल है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज एक आंतरिक सूचक है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक, नोट कर लेना। उसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाकर बताइए। निवेश युक्ति फिर से इनपुट डिवाइस, तो अभी मैंने बताया कि माउस क्या हो जाएगा, तो माउस हो जाएगा इनपुट डिवाइस, तो इसका मिलान, पहले का मिलान करना आपको सी से। ठीक है, निर्गत युक्ति मतलब आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद जड़, जड़ का जो मिलान करना है आपको किससे करना है, तो ये हो जाएगी मूलांकर, क्या हो जाएगी, मूलांकर, क्या हो जाएगा, जड़ का मिलान आपको मूलांकर से करना है। उसके बाद तना, तना हो जाएगा प्रांकुर। ठीक है, और बरगद क्या हो जाएगा, स्तंभ मूल। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक शब्द या युगल के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, आप सभी को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नाभिक और जो आपका कौन सा है न्यूट्रॉन, इन सभी के, और क्या हो जाएगा, हाँ इनके सभी के खोजकर्ता का नाम याद होना चाहिए। मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाइए, आपको जब मैंने आपको यहाँ जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो न्यूट्रॉन के कौन है भाई, जेम्स चेडविक, कौन हो जाएंगे, जेम्स चेडविक, कौन हो जाएगा, जेम्स चेडविक। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, डीएपी का पूरा नाम, डीएपी का पूरा नाम क्या है, तो डीएपी का पूरा नाम है डाई, क्या हो जाएगा, डाई अमोनियम सल्फेट की फास्फेट, सॉरी फास्फेट, डाई अमोनियम, डाई अमोनियम फास्फेट, ये हो जाएगा आपका डीएपी का पूरा नाम। ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, एनओएच का तुल्यांकी भार कितना होता है, तो एनओएच का तुल्यांकी भार होता है 40, क्या हो जाएगा, 40 ग्राम, 40 ग्राम पर समतुल्य। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एनओएच का तुल्यांक भार। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद
शरीर की संरचनात्मक इकाई का नाम सेल, आप सभी को पता होगा। शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है जिसको हम कोशिका भी बोल सकते हैं, मतलब सेल का ही नाम है वो, कोशिका या यूं कहीं की सेल एक ही बात है, ठीक है। ये हो जाएगा कोशिका, ठीक है। टिड्डे के संघ का नाम, तो टिड्डे का संघ का नाम क्या हो जाएगा, तो टिड्डे के संघ का नाम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है समय का मूल मात्रक होता है। तो आप सभी को मैंने जब यहाँ पर एसआई पद्धति के मात्रक पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको यहाँ पर 7 मूल मात्रक के जो बताया था, जिसमें समय भी एक मूल मात्रक है। तो इसका जो समय का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो समय का मूल मात्रक हो जाएगा सेकेंड, याद रखिएगा, समय का मूल मात्रक सेकेंड, समय का मूल मात्रक सेकेंड। दूसरा क्या, सरल वायु दाब मापी का आविष्कार किसने किया था। तो सरल जो है वो सरल है, और वायु दाब मापी का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो टोरे सेली ने किया था। किसने, टोरी सेली ने। तो याद रखिएगा, तो इसका आविष्कार किसने किया था, टोरी सेली ने, पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है, प्रथम वर्ग के उत्तलक का उदाहरण बताए। तो जब यहाँ पर मैंने आपको प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तीन वर्ग के उत्तलक का उदाहरण बताया था, तो इसमें जो प्रथम वर्ग हो जाएगा, तो प्रथम वर्ग का जो उत्तलक है वो कौन सा है, तराजू, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रथम वर्ग के उत्तलक का उदाहरण हो जाएगा तराजू। तीसरा क्या, मतलब चौथा क्या, उष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि कौन सी है। तो उष्मा संचरण की जो सबसे तीव्र विधि हो जाएगी वो विकिरण, ठीक है। और विकिरण जो सूर्य की जो प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आती है वो विकिरण के माध्यम से ही आती है। सूर्य की जो किरणें पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, कमेंट करके बताओ। फिर क्या पांचवा, किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का एक समान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, -40 डिग्री पर जो होगा वो जो -40 डिग्री पर जो है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान होता है, ठीक है। परम शून्य ताप क्या है, तो परम शून्य ताप है 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो याद रखिएगा, परम शून्य ताप क्या हो जाएगा, 0 डिग्री केल्विन, याद रखिएगा, याद रख लोगे तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। जिसमें आपको रेगिस्तान में पहला क्या, कैथोड किरणें खालिस्तान की बनी होती है। तो याद रखिएगा, जो कैथोड किरणें वो ऋण आवेशित कण से बनी होती है। अब बताइए एनोड किरणें किससे बनी होती होगी। अब बताइए कि कैथोड किरणें अगर ऋण आवेश से बनी है तो एनोड की किरणें किससे बनी होती है, ये आपको बताना है। दूसरा क्या, नाभिक की खोज सन किस कब हुई थी, 1911। और किसने की थी नाभिक की खोज, बताइए फटाफट। तो नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी कि किसने की थी, बताइए फटाफट। तो नाभिक की खोज सन 1911 में किसने की थी, फटाफट आप यहाँ पर कमेंट कर बताइए। तीसरा, डीएपी एक खालिस्तान उर्वरक है। तो ये कैसा है, फास्फेट मिश्रित। और आपको डीएपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, कमेंट करके बताओ, ठीक है। और पांचवा क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटास में खालिस्तान तत्व पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है पोटास में पोटेशियम। जो म्यूरेट ऑफ पोटास है इसमें पोटेशियम पाया जाता है, और पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। बॉक्साइट खालिस्तान धातु का खनिज है। तो याद रखिएगा, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम धातु का खनिज है, ठीक है। और यहाँ पर लोहे के जितने भी वो कमेंट कर बताओ। पराग कोष में खालिस्तान पाए जाते हैं। तो पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं, याद रखिएगा, पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, सत्य असत्य लिखिए। जिसमें पहला क्या पूछा है, कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। बात सत्य है, 1600 कब की थी, 1665 की, गलत है ये, बताइए फटाफट कब की थी। तो पहला तो सत्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह या यूं कहे कि बिजली घर मतलब बिजली हाउस, बिजली ग्रह या पावर हाउस, सही बात है, ठीक है, याद रखिएगा। गेंदा मालवेसी कुल का पौधा है, जी नहीं। कौन से कुल का पौधा है, आपको पढ़ाया है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, जी हाँ, मतलब जनक कहो, पिता कहो, कह सकते हो। मछलियों में शोषण फेफड़ों द्वारा होता है, जी नहीं, गलत, असत्य। उसके बाद द्विलिंगी पौधों को खालिस्तान मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसके द्वारा डिनोट किया जाता है, मतलब इसके द्वारा क्या बोलते हैं यार इसको, मैं भूल रहा हूँ। द्विलिंगी पौधों को इससे द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ये सत्य है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको मैं नाम बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं यार, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाकर बताइए। क्या बोल रहा है, सही जोड़ी बनाइए, बनाएंगे ना यार ब्रो, क्यों नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, केचुए। केचुए का मिलान आपको किससे करना है, तो केचुए का मिलान आपको करना है, अब मैं बताऊंगा केचुए, क्योंकि इसके 2 पेज है। तो आपको केचुए को थोड़ी देर आपको रोक के रखना है। उधर अगर हम उस साइड दूसरा पेज पलटेंगे तो उसमें आपको जो जी वाला है उससे आपको इसका मिलान करना है, रुकिएगा। दीमक का मिलान आपको करना है, अरे यार पूरे उस तरफ, इसका मिलान आपको एप से करना है, उधर मैं बताऊंगा। सुपर कंप्यूटर का जो मिलान करना है आपको करना है परम से। तो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा परम से। और इंटरनेट का मिलान आपको करना है, ये भी उधर जाना पड़ेगा, रुक जाओ, इसका मिलान आपको ई से करना है, ठीक है। इसके मैं पूरे के आंसर, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको यहाँ पर पूरा आंसर ये मिल जाएगा। जितने भी आपके सही जोड़े थे ना उसके पूरे आंसर ये है, ठीक है। तो इसको आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, कर लोगे मिलान, ठीक। प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक शब्द में उत्तर लिखिए जिसमें पहला क्या पूछा है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। अभी पढ़ाया था शून्य, कितना होता है, शून्य, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, शून्य होता है। अवशित कणों को क्या कहते हैं, तो अवशित कणों को कहा जाता है आयन, याद रखिएगा। अवशित कणों को क्या कहते हैं, तो अवशित कणों को आयन कहते हैं। तीसरा, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। और यहाँ पर जो अम्लीय विलयन है वो कैसा होगा, उनका 7 से कम होगा। देखो अगर थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं, मान लीजिए पीएच स्केल है, पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताओ तो फटाफट, ठीक है। तो ये होता है आपका जीरो, जीरो से लेकर ये होता है, सॉरी जीरो क्यों बोल रहा हूँ, ये होता है आपका 7, ये होता है आपका 14 और ये होता है आपका जीरो, ठीक है। तो जो देखो 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय, याद रखिएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय, ठीक है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो हो जाएगा आपका क्षारीय, और 7 पे होगा तो क्या हो जाएगा, 7 पे हो जाएगा उदासीन, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, हो गया, ठीक। उसके बाद आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो जो आर्नियस है, आर्नियस ने आयनीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो आयनीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, आर्नियस ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, ठीक है। पहला क्या पूछा है, तो आप देख सकते हो, टाइम नहीं वेस्ट करते। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान। अगर आपको यहाँ पर ये देखो, मैं 23 के पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ, 2025 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, सबसे कम होता है, कितना होता है, शून्य होता है। अब मुझे बताइए कि पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान सबसे अधिक होता है। गुरुत्वीय जी मतलब ये होता है स्मॉल जी, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसका मान कितना है वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। और यहाँ पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिक किस स्थान पर होता है वो भी आप मुझे बताओगे, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या पूछा है, तो आप दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो, निम्नलिखित में कौन सी इकाई ऊर्जा मापक है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी इकाई ऊर्जा मापक है। तो आपको याद रखना है कि जो किलोवाट घंटा है वो क्या हो जाएगी, वो ऊर्जा इकाई जो है वो ऊर्जा मापक हो जाएगी। तो किलोवाट घंटा, तो याद रखिएगा कि किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा मापक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या मतलब तीसरा है, वो कौन सा जंतु है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जंतु है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुई है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या उपयुक्त सभी। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा यूग्लिना। तो जो यूग्लिना है, तीसरा का आंसर बी हो जाएगा, यूग्लिना जो है वो उसमें हरित लवक पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद निम्न में से लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क, जैसे कि मैं पिछली बार में आपको जो बॉक्साइट है, जो बॉक्साइट है वो किसका है, तो लोहे का है, सॉरी बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का है। अब मैंने यहाँ पर आप उसने पूछा है लोहे का, तो लोहे का क्या आंसर हो जाएगा, तो लोहे का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होता है वो लोहे का अयस्क है, जबकि जो बॉक्साइट है वो किसका है, एल्यूमिनियम का। याद रखिएगा। किस पौधे में भोजन पत्तियों में संग्रहित होता है। तो यह बताना कि किस पौधे में जो है भोजन पत्तियों में संग्रहित होता है। शकरकंद में होता है, गन्ना में होता है, प्याज होता है या आम में। तो ये आप सभी को पता होगा, जो प्याज अगर आपको छिलोगे तो उसमें जो पत्तियां, ये पत्तियां ही तो है, उसकी पत्तियां ही तो है ये, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो किसमें होता है, राइबोसोम। पूछा जाता है कि प्रोटीन संश्लेषण, और ये भी बहुत बार ज़्यादा पूछा जाता है कि राइबोसोम का संबंध किससे। तो याद रखिएगा, राइबोसोम का जो संबंध है वो प्रोटीन संश्लेषण से। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, तभी आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो गए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसका आंसर भी नीचे दिया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला पूछा है लीवर खालिस्तान प्रकार के होते। तो लीवर मतलब जो उत्तोलक है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3। सरल होता है, और कौन से दो, कौन कौन से, कमेंट करके बताओ। दूसरा क्या है, वायु में धूल के कण खालिस्तान अवस्था में होते हैं। तो जो वायु में जो धूल के कण है वो कोलाइट अवस्था में होते हैं। याद रखिएगा, वायु में जो धूल के कण है वो कोलाइट अवस्था में होते हैं। तीसरा क्या, उर्वरकों की शुद्धता जांच करने में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो उर्वरक की शुद्धता जांच करना है तो सबसे अच्छा है जल, ठीक है। उर्वरक की शुद्धता जांच करने में जल का उपयोग करते हैं। उसके बाद चौथा क्या है, सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का विकास तो यूएसए में हुआ था, क्या, यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का विकास कहाँ पर हुआ था, यूएसए, अमेरिका में हुआ था। और क्या, वैदिक गणित में उत्तर की जांच हेतु खालिस्तान का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, जो बीजांक होता है उसका उपयोग वैदिक गणित में उत्तर की जांच हेतु किया जाता है, ठीक है। उसके बाद किसी अंक के ऊपर खींची क्षैतिज रेखा को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या।
किसी अंक के ऊपर खींची गई क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। ठीक है, इसे याद रखेगा। उसके बाद प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाकर बनाना है, मतलब सही जोड़ी बनाना है। तो कीबोर्ड कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। कीबोर्ड एक जो है वो कैसा है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कैसा है? इनपुट डिवाइस है। जबकि प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। माउस कैसा है? आपको यह बताना है माउस कैसा है। तो माउस भी जो है वो भी कैसा है? इनपुट है। रैम या रोम क्या है? तो रैम जो होती है वो रैम या रोम एक मेमोरी होती है। जैसे कि रैम जो होती है वो क्या होती है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसने पूछा है रैम। तो ये रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पर रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये याद रखेगा। ठीक, उसके बाद क्या है? पर्णक कंटक। तो पर्णक कंटक का मिलन आपको करना है नागफनी से। जो पर्ण कंटक है उसका मिलन आपको नागफनी से। और वर्दी प्रासरण पत्थर चट्टा। ठीक है, वर्दी प्रासरण पत्थर चट्टा, इसका मिलान कर लेना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4 क्या है? एक शब्द यू कही कि एक वाक्य में उत्तर बताए, जिसमें पहला क्या पूछा है? सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है? फटाफट यहाँ पर कमेंट के बताओ। तो जो सेकेंड लोलक है उसका आवर्तकाल होता है 2। कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। याद रखिएगा, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो इसकी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। कितनी होती है? आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले का आंसर 2 सेकेंड। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा क्या पूछा था कि बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। तीसरा क्या? ठोस का गैस में बनना कोलाडी विलयन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं हम एरोसोल, जो कि धुएं में होता है। ठीक है, जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात हो विलयन क्या कहलाता है? प्रामाणिक विलयन। ठीक है, और जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके बाद कोशिका की किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। कब की थी? 1665 में। ठीक है, ये याद रखेगा। ठीक, प्रश्न नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए, जिसमें पहला क्या है? उसमें विकिरण सरल रेखा में चलता है, बात सत्य है। जी हाँ। डोलामाइट कार्बोनेट अयस्क है, तो ये बात भी सत्य है। राइजोबियम कल्चर में राइजोबियम वंश के कीटाणु को संग्रहित किया जाता है, तो ये बात भी सत्य है। HCl एक दुर्बल अम्ल है। जी नहीं, एक प्रबल अम्ल है, ये बात असत्य हो जाएगा। HCl एक प्रबल अम्ल है, पढ़ा चुका हूँ। दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके योगफल के बराबर होता है। जी नहीं, समांतर माध्य निकालना है तो क्या होता है? मान लीजिए कोई दो प्रेक्षण है तो उन सभी उनका योग करना होगा, और दो प्रेक्षण है तो 2 से भाग, 3 प्रेक्षण है तो 3 से भाग, ये होता है समांतर माध्य। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ। 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य 64 है। जी नहीं, गलत। क्या होगा? 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य 64 तो नहीं है, ये बात भी असत्य है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। तो आपको ये पहले जब मैं आपको 25 के पेपर में सॉल्यूशन करा था तभी पढ़ा दिया था कि जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सर्वाधिक होती है, और पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है 1। ठीक है, याद रखिएगा, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है 1, और ये होती है सबसे अधिक। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो आपको मैंने बताया था कि जो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा पहुंचती है? विकिरण की। और सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कमेंट करके बताओगे। उसके बाद तीसरा कौन सा? तो कौन विद्युत संयोजी यौगिक का गुण नहीं है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है वो विद्युत संयोजी यौगिक का गुण नहीं है। तो जो समावयवता है वो विद्युत संयोजी यौगिक का गुण नहीं है। ठीक है, उसके बाद आयनीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आयनीकरण का जो सिद्धांत है वो आर्नियस ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, आयनीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आर्नियस ने। उसके बाद एक विलयन का pH 7 है, तो वो कौन सा होगा? तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 है तो उदासीन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन, क्योंकि उसने बोला 7। तो देखो, ये 7 है, इधर होगा तो अम्लीय, इधर होगा तो क्षारीय, और ये होगा तो उदासीन। ठीक है, ये याद रख लोगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक ठीक, प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान का सही विकल्प में चुनकर लिखे। तो यहाँ पर पहला क्या? म्यूरेट ऑफ पोटास। पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। तो म्यूरेट ऑफ पोटास क्या होता है? पोटास। क्या होता है? पोटास। क्या होता है? पोटास, या कि पोटेशियम युक्त उर्वरक है। ठीक है, उसके बाद यूरिया में प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो ये होता है 46। और क्या होता है? 46.66 होता है। 46.66 नहीं बोलते इसको, 6 पढ़ते हैं, दशमलव के बाद एक एक संख्या पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है? 46.66% होता है यूरिया में जो नाइट्रोजन। ठीक है,
अगर आपको 46 दे दो फिर आप 46 भी लिख सकते हो। डीएपी एक कैसा है, तो डीएपी एक कैसा है, मिश्रित उर्वरक है, याद रखिएगा। और डीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताओ। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज एक सूचक है, तो आपको मैंने पढ़ाया था ये एक आंतरिक सूचक है। कैसा है, आंतरिक सूचक। शायद 25 के पेपर में इसको सही विकल्प में पूछा था, मतलब सत्य सत्य में पूछा था कि मिथाइल ऑरेंज एक आंतरिक सूचक है। सत्य क्या सत्य है, तो सत्य। एक दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल कौन सा है, HCl तो प्रबल अम्ल है। उसके बाद NH3 भी एक प्रबल अम्ल है, तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है। NOH की अम्लीयता कितनी होती है, तो NOH की अम्लीयता होती है 1। NOH की अम्लीयता 1। ठीक है, नोट कर लो, आंसर दिए गए। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जिसमें पहला क्या, प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार का आपको मिलान करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। प्रबल क्षार का आपको मिलान करना है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। उसके बाद तुर्क रूप जड़, तो तुर्क रूप जड़ का मिलान करना आपको मूली से। ठीक है। जो भी जटा जड़, तो जटा जड़ का मिलान आपको करना है गन्ना से। पूर्ण परजीवी का मिलान करना आपको अमरबेल से। और सीपीयू क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क। ठीक है, नोट कर लोगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्या है, किस कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। ठीक है। उसके बाद कोशिका में केंद्रक की खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। किन कोशिकाओं में पर्णहरित पाया जाता है, तो पादप कोशिका में जो होता है वो पर्णहरम पाया जाता है। ठीक है। केचुआ किस संघ का सदस्य है, तो केचुआ एनेलिडा का संघ का सदस्य है। ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन अंग का, तो मेलोपीजियन नालिका। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, कर लोगे याद। ठीक। प्रश्न नंबर 5 क्या है, सत्य असत्य लिखिए। पक्षी वर्ग के जंतुओं के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जी हाँ सत्य होता। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, जी नहीं, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। इसने बोला स्थायी, स्थायी तो रोम होती है। क्या होती है, रोम, मतलब वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल वाला यही बात हो रही है। ठीक है, स्थायी मतलब कि बिजली गई डेटा गया इसका, तो ये अस्थायी होता है। रैम में ऐसा होता है कि बिजली गई डेटा गया, लेकिन जो रोम होती है वो स्थायी होती है, कि उसमें बिजली जाने पर भी डाटा बचा रहता है। प्रिंटर एक निवेश इकाई, जी नहीं, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, निर्गत इकाई, मतलब ये इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट है। ओएस का पूरा नाम आउटपुट डिवाइस है, जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए था। 7 का परम मित्र अंक होता है, परम मित्र अंक जो होता है 10 जोड़ने पर बनना चाहिए, तो 7 का तो 3 होना चाहिए, 5 कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये बात सत्य हो जाएगा। वैदिक गणित के जनक भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी है, जी हाँ, ये बात तो सत्य है। ठीक है, 25 के पेपर में पूछा गया था। ये परम मित्र जरूर पूछेगा। परम मित्र वो होता है जिनका योग 10 होता है, जैसे कि 7 का परम मित्र कौन हो जाएगा, 3, 4 का 6, 5 का 5, 10 का 0, ये सा होता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में संबंध लिखिए। 2025 के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैंने आपको बताया था, कैपिटल जी बराबर होता है जी, उसके बाद कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। ठीक है। उसके बाद उष्मा संचरण की विधियां होती है, तो उष्मा संचरण की जो होती है वो 3 विधियां होती है। कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है। परम शून्य ताप कितना होता है, तो परम शून्य ताप होता है 0 डिग्री केल्विन। ठीक है। उसके बाद रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, तो आप बताएं रक्त का पीएच मान अगर 7.4 है तो ये अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन है, ये आपको बताना है। फिर क्या है, नाइट्रोजनी उर्वरक है, तो नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है, यूरिया, और यूरिया में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो याद रखिए 46.66%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक। अच्छे उर्वरक जल में खालिस्तान होते हैं, आपको यहाँ पर 21 स्थान पूर्ति करना है। तो जो अच्छे उर्वरक होते हैं जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठीक है। H2SO4 एक प्रबल क्या है, अम्ल की क्षार है, तो ये एक प्रबल अम्ल है। तो इसी प्रकार यहाँ पर HCl भी होता है, HCl भी एक प्रबल अम्ल है। HNO3 प्रबल अम्ल है। NOH का तुल्यांकीय भार कितना होता है, 40, कितना होता है, 40 ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा विलय अम्ल और 40। ठीक। उसके बाद क्या है, सरसों में खालिस्तान जड़ तंत्र पाया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मूसला, तो सरसों में जो है मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। उसके बाद 5वां, चिर स्थायी बाह्य दल खालिस्तान में पाया जाता है, तो बैंगन। तो यहाँ पर सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में क्या है, पहला है पेपे लियोनेसी, तो पेपे लियोनेसी का मिलान करना आपको चने से, किससे मिलान करोगे, इसका आंसर चना हो जाएगा। तिल चट्टा, तो तिल चट्टा हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। उसके बाद 1 GB, तो 1 GB में कितना होता है, 1024 MB, मतलब डी वाला। परम 100, तो परम 100 क्या है, सुपर कंप्यूटर। रैम और रोम, तो इसका मिलान आपको करना है मेमोरी से। रैम कैसी होती है, रैम होती है अस्थाई, और रोम कैसी होती है, स्थाई।
ठीक है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है? सही उत्तर आपको यहाँ पर सत्य बताना है। तो इंटरनेट द्वारा ईमेल किया जा सकता है, जी हाँ सही बात है। गुणोत्तर श्रेणी का अनुपात a प्लस एन माइनस डी होता है, असत्य। ये तो समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का प्रथम पद 2 है, तो जी हाँ प्रथम पद 2 है। ठीक है, 8 का परम मित्र अंक 2 है। परम मित्र अंक होने के लिए योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अब 8 का परम मित्र अगर 8 का 10 बनाना तो 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब सही है। 7 का कितना हो जाएगा? होमवर्क है। 6 का कितना हो जाएगा? 5 का कितना हो जाएगा? 1 का कितना हो जाएगा? इनके परम मित्र जो है वो अंक है, परम मित्र अंक वो कमेंट करके बताओ। ठीक है, उसके बाद वैदिक गणित का आविष्कार देश कितना हो जाएगा? चीन हो जाएगा, तो ये असत्य हो जाएगा, चीन नहीं होगा। इसका आंसर होना चाहिए भारत। ठीक है, और वैदिक गणित के जो जनक है वो किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताओगे। ठीक, पहला चैप्टर है अध्याय 1 पदार्थ के गुण। तो आपको पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है? पदार्थ के गुण, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाना है, पल्लवन का सिद्धांत लिखिए। अब यहाँ पर पल्लवन का सिद्धांत क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, किसी वस्तु के किसी द्रव में तैरने के लिए वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम होना चाहिए अथवा उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर पल्लवन का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी वस्तु के किसी द्रव में तैरने के लिए वस्तु का जो भार होता है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम होना चाहिए, तभी वो वस्तु जो है वो द्रव में तैर सकती है, या तो उसके बराबर होना चाहिए। तो सरल है, एक बार पढ़ोगे या 2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइफन के 2 सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ पर साइफन के जो 2 सिद्धांत है वो निम्नलिखित है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला क्या है? साइफन तरल को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बिना पंप किए ऊपर की ओर बहाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्या? ये केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा संचालित होते हैं। तो ये जो साइफन के वो 2 सिद्धांत है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है? तीसरा, मूल मात्रक क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मूल मात्रक क्या है, 2 नंबर में पूछ सकता है। तो वे मात्रक जो आपस में परिवर्तित नहीं होते, मतलब नहीं किए जा सकते, मूल मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो आपस में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मूल मात्रक हो गया, तो व्युत्पन्न मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। तो वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, मतलब मूल मात्रक स्वतंत्र होते तथा मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं, वे उत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक? तो व्युत्पन्न मात्रक क्षेत्रफल मतलब एरिया, आयतन, वॉल्यूम, घनत्व, त्वरण आदि के जो मात्रक होते हैं वो कैसे मात्रक होते हैं? क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? फटाफट यहाँ पर आप बता सकते हैं, मीटर हो गया। आयतन का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद घनत्व का तो आपको पता होगा, त्वरण क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? मास बटे क्या? आयतन हो जाएगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? द्रव्यमान का क्षेत्रफल मतलब द्रव्यमान का क्या होना चाहिए? तो आप सभी को यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बताओ। उसके बाद एसआई पद्धति में मात्रकों के नाम एवं संकेत लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों के नाम और संकेत आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के एसआई मात्रक, मतलब कुछ ऐसा भी पूछा गया था, लेकिन आपको तो यहाँ पर क्या याद रखना है? ठीक है, आपको याद रखना है एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं, तो याद रखिएगा 7, थैला फॉर रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से तैयार हो गया कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं, तो 7, थैला फॉर रीजन सभी को याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो पहला एक लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, उसके बाद तीसरा है समय, उसके बाद यहाँ पर क्या है? ताप, उसके बाद यहाँ पर तापमान भी बोलते हैं इसको, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल मात्रक है। अब लंबाई का जो मात्रक है, लंबाई किसमें मापते हैं आप? तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, जिसमें आप स्मॉल एम से लिखते हैं। याद रखिएगा, स्मॉल एम से हम इसे लिखते हैं। तो मीटर का मात्रक मतलब लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसको हम केजी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद समय का मात्रक सेकेंड, समय को सेकेंड में मापते हैं। ताप का मात्रक केल्विन, जिसको आपको कैपिटल के से लिखना है। ठीक है, जिसको कैपिटल के से लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विद्युत धारा, जिसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, जिसको आपको कैपिटल एम से लिखना है। उसके बाद ज्योति तीव्रता, कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, जिसको आपको सी और डी से लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो कुछ इस प्रकार आपको टेबल बनाकर आना है। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं, जिनके यहाँ पर आप देख सकते हो मुख्य मूल राशि, मूल मात्रक, संकेत, आपको इस प्रकार लिख कर आओगे, आपका कहीं से कहीं नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, मापन के मात्रकों की कितनी, 3 या यूं कहीं की 4 विशेषता याद रखें। तो आप चारों याद करके जाइएगा। अगर 4 नंबर में पूछ लोगे तो 4 नंबर लिखोगे, 3 में अगर पूछेगा तो 3, 2 नंबर में पूछेगा 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसी मात्रक में निम्नवत विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। मात्रक कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। मात्रक उचित आकार या यूं कहीं की परिमाण का होना चाहिए। मात्रक में समय और स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि भाई पता चले मात्रक समय के साथ बदल जाए और स्थान के साथ परिवर्तन हो जाए, तो ये मात्रक की जो है वो विशेषता नहीं है। ठीक है, मात्रक भौतिक कारकों ताप दब आदि से अप्रभावित होता है, मतलब इसका कोई इन पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मात्रक सर्वमान्य है, कैसा होना चाहिए, मात्रक सर्वमान्य हो। ठीक है, ये हो गए 5। तो आपको 4 याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में 4 नंबर तक क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको घनत्व की परिभाषा पूछ रहा था, तो यहाँ पर सब समझा दूंगा। फिर घनत्व एवं अपेक्षित घनत्व की आपको परिभाषा आपको यहाँ पर सूत्र सहित याद रखना है। तो आपके यहाँ पर देख सकते हो घनत्व क्या होता है। तो अभी मैंने बताया द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का मात्रक अभी मैंने आपको बढ़ाया किलोग्राम। आयतन का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर क्यूब में होता है। ठीक है, तो मतलब क्यूब सेंटीमीटर लिख सकते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, याद रखिएगा, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। या यूं भी लिख सकते हैं कि द्रव्यमान तथा आयतन के, किसी पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो सूत्र भी याद रख लेगा। ठीक है, घनत्व को डी से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को एम से और आयतन को वी से। ठीक है, अपेक्षित घनत्व, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा, ये देखिए, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर आपको घनत्व की परिभाषा याद करने में दिक्कत आ रही तो आप लिख सकते हो, किसी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है। ठीक है, दोनों परिभाषा एक जैसी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसको मिटा दोगे। ठीक है, और फिर वही थोड़ा सा मिटा के करके एडजस्ट कर लोगे ना, परिभाषा बना लोगे ना। ठीक है, तो याद रखिएगा, नहीं तो ये भी याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सूत्र भी याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद साइफन की 2 शर्तें। अभी मैंने आपको साइफन की जो 2 सिद्धांत वो याद रखा है। अब साइफन की 2 शर्तें कौन सी है, पहला, साइफन वायु दाब के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरा, जिस बर्तन में द्रव से निकालना उसमें द्रव का तल दूसरे बर्तन के तल से ऊंचा होना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब है कि आपको अगर ये वाले बर्तन से मान लीजिए कि ये कप है। ठीक है, ये वाला बर्तन है, जिस बर्तन से द्रव निकालना है उसमें द्रव का तल दूसरे बर्तन के तल से ऊंचा होना चाहिए। तो अब अगर आपको ये वाले बर्तन से ये वाले बर्तन में पानी डालना है तो इसका जो तल है वो कैसे रखने का, छोटा रखना पड़ेगा, मतलब हाइट में कम रखना पड़ेगा। समझ गए ना। ठीक है, तभी तो पानी जाएगा इससे इसमें। ठीक है, उसके बाद यदि दोनों बर्तनों का दल समान है तो साइफन कार्य नहीं करता है। तो पूछ सकता है कि साइफन कहाँ पर कार्य नहीं करता है, तो दोनों बर्तनों का द्रव मतलब तल समान होगा तो साइफन कार्य नहीं करेगा, साइफन भाई रूठ जाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर पल्लवन के 2 नियम लिखे। तो पल्लवन का यहाँ पर आप देख सकते हो, द्रव में पुनः डूबकर तैरती हुई वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। पहला ही क्वेश्चन था। दूसरा, वस्तु का गुरुत्व केंद्र और द्रव का उत्पालन केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित होना चाहिए। तीसरा, पल्वमन पिंड के स्थायी संतुलन के लिए उत्पादन केंद्र पिंड के गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। तो ये पल्वन की जो यहाँ पर 3 नियम बता दिए मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद घनत्व और अपेक्षित घनत्व में अंतर लिखे। अभी मैंने आपको घनत्व और अपेक्षित घनत्व की परिभाषा पढ़ाई थी। अब उनके सूत्र यहाँ पर फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओगे मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ये तो अभी घनत्व की पहली परिभाषा ही आप यहाँ पर लिख दोगे कि घनत्व की परिभाषा क्या होता है। घनत्व की पदार्थ किसी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है। अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस ताप वाले पानी के घनत्व का अनुपात होता है। घनत्व का मात्रक होता है। फटाफट यहाँ पर आप कमेंट करके बताओगे घनत्व का मात्रक क्या होता है। और अपेक्षित घनत्व जो होता है वो मात्रकहीन होता है, मतलब इसका मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है, पूछ लेता है कि अपेक्षित घनत्व का, अब सत्य सत्य में दे देगा कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक होता है। सत्य असत्य बताइए। ठीक है, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, याद रखोगे। और घनत्व क्या मात्रक होगा वो कमेंट करके बताओ। उसके बाद भिन्न भिन्न पद्धतियों में घनत्व के मान भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अपेक्षित घनत्व का मान सभी पद्धतियों में समान होता है, मतलब अपेक्षित घनत्व बदलता नहीं है। ठीक है, सेम। घनत्व को केवल घनत्व से नाम से जाना जाता है कि भाई घनत्व बोलता है कि मेरे कोई और नाम नहीं है, मैं घनत्व हूँ और मेरे को घनत्व के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन जो अपेक्षित घनत्व है उसको विशिष्ट गुरुत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 4 अंतर हो गए।
उसके बाद साधारण बैरोमीटर तथा फ्लोटिंग बैरोमीटर में आपको यहाँ पर क्या अंतर याद कर लेना है, ठीक है। तो साधारण बैरोमीटर और यहाँ पर फ्लोटिंग बैरोमीटर। तो साधारण बैरोमीटर क्या होता है, बर्तन में पारा होता है। जो साधारण बैरोमीटर होता है उसके बर्तन में क्या होता है, पारा होता है। जबकि जो फ्लोटिंग बैरोमीटर है उसके पारे के कुंड के ऊपर ढक्कन लगा रहता है। और साधारण बैरोमीटर का टूटने का भय बना रहता है कि भाई ये टूट जाएगा, इसके टूटने का भय नहीं रहता है। उसके बाद तीसरा, पारे का तल नापने के लिए स्थायी पैमाना नहीं होता है, किसके, साधारण बैरोमीटर में। और फ्लोटिंग बैरोमीटर में स्थायी पैमाना होता है, ठीक है। उसके बाद इसे दीवारों पर नहीं टांग सकते, किसे, साधारण बैरोमीटर को। और फ्लोटिंग बैरोमीटर को जो है दीवारों पर टांग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो साधारण बैरोमीटर होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर ले जाना सुरक्षित नहीं होता है, जबकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब सुरक्षित है, ले जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा चैप्टर आ जाता है। तो यहाँ पर आप दूसरा चैप्टर देख लीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या, घर्षण की बल की आपको यहाँ पर परिभाषा याद रखना है। तो घर्षण बल की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घर्षण बल की परिभाषा क्या है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है। जैसे आप सड़क पर चलते हो, ठीक है, तो हम सड़क पर चलते हैं, किस कारण चल पा रहे हैं हम, अगर आप सड़क पर चल पा रहे हो तो किस घर्षण बल के कारण ही हम यहाँ पर सड़क पर चल पा रहे हैं। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तब दोनों वस्तु के संपर्क तलों के बीच गति विरोधी बल लगता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपके पैरों और आपके पैरों सड़कों के बीच जो क्या लग रहा है, तो गति विरोधी बल लगता है, इसे ही हम यहाँ पर घर्षण कहते हैं, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद क्या है, चरम घर्षण सीमांत को परिभाषित कीजिए। तो ये सीमांत है, तो जब एक पिंड दूसरे पिंड के ठीक ऊपर ठीक चलने की स्थिति में होता है। क्या बोला है यहाँ पर, फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्या क्या अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अब यहाँ पर फटाफट तो बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं समझाने बैठ जाऊँगा, अभी अपने पेपर का ज़्यादा समय है भी नहीं, ठीक है। तो जब एक पिंड दूसरे पिंड के ठीक ऊपर ठीक चलने की स्थिति में होता है तो पहले पिंड को सीमांत संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। सीमांत संतुलन की स्थिति में क्रियाशील घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। घर्षण के दैनिक जीवन में कोई 3 उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घर्षण की जो है दैनिक जीवन में आपको यहाँ पर उपयोगिता या यूं कहीं के लाभ आपको बताना है। तो पहला क्या, पैरों तथा जमीनों के मध्य घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। तो पैरों तथा जमीनों के मध्य घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर क्या करते हैं, चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम भोजन चबा पाते हैं, जो भोजन चबा पाते हैं ना घर्षण के कारण ही चबा पाते हैं। देखिए घर्षण भाई कितना शब्द दे रहा है। घर्षण के कारण ब्रेक लगाकर वाहनों को रोक पाते हैं, ठीक है, तो ये भी है, ठीक है। बहुत सरल है, कितना आप इसको बताइए, इसमें क्या एफर्ट लगाना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर याद करने के लिए, याद ही तो रखना है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इतना सरल यहाँ पर आपको आंसर बताऊंगा कि आप बोलोगे भैया खतरनाक, ठीक है। घर्षण से होने वाले, अब यहाँ पर लाभ है तो हानि तो है ही। तो यहाँ पर घर्षण से होने वाली हानियां क्या है, घर्षण के कारण मशीनें के जो कल पुर्जे वो घिस जाते हैं। अरे सत्य सत्य या यूं कहीं कि खालिस्तान में इतना पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पता नहीं क्यों इतना इसका फेवरेट है। पूछेगा घर्षण के कारण मशीन के खालिस्तान घिस जाते हैं, तो आपको कल पुर्जे याद रखना है, ठीक है, आपके कल पुर्जे, ठीक है। दूसरा क्या है, घर्षण के कारण मशीन के घूमने वाले भाग गर्म हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना। घर्षण के कारण मशीन के जो घूमने वाले भाग है वो गर्म हो जाते हैं। घर्षण के कारण मशीन की दक्षता कम हो जाती है, ये भी पूछता है कि घर्षण के कारण मशीन की दक्षता कम हो जाती है कि बढ़ जाती है। तो मशीन की जो दक्षता वो कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। घर्षण मशीन की गति को कम करता है जिससे अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, ठीक है, ये भी सरल है, याद रख लोगे। उसके बाद घर्षण कम करने के प्रमुख उपाय लिखिए। तो आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि घर्षण को आप कम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि घर्षण को रोकने के लिए जो उसकी सतहों को चिकना बना देते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो सतहों को चिकना बनाकर स्नेको जैसे कि ग्रीस तेल आदि का प्रयोग करके, बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके सर्पी घर्षण को लौटनी घर्षण में बदलकर, तीव्र गति के वाहनों को नुकीला या मछली के आकार का बनाकर, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या, घर्षण बढ़ाने के 4 उपाय लिखिए। तो अब यहाँ पर घर्षण को बढ़ाएंगे कैसे, तो दैनिक जीवन में अनेक बार घर्षण कम होने से कठिनाई होती है, अतः घर्षण बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो इसको जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, सामान्यतः निम्नलिखित विधियों से घर्षण बढ़ा जाता है। जैसे कि पहला, चिकनी मिट्टी पर रेत, लकड़ी का बुरोदा आदि डाला जाता है। दूसरा, जूते के तले खुरदरे बनाए जाते हैं। तीसरा, वाहनों के टायरों में खांचे बने होते हैं जिससे सड़क तथा टायरों के बीच घर्षण बढ़ जाता है। मशीनों में लगे पट्टों में चिपचिपा तरल पदार्थ लगाया जाता है। और पांचवा, ढालू सड़क पर वाहन चलाते समय हल्के ब्रेक लगाकर घर्षण बनाया जाता है, ठीक है, नोट करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सभी की परिभाषा याद कर लेना है, जैसे कि स्थितिक घर्षण, गतिक घर्षण, विसर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण क्या होता है, इन सभी की आपको यहाँ पर परिभाषा
पल लेना है। ठीक है, तो पल लोगे। जैसे कि स्थिति घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर चलाने की कोशिश करते हैं परंतु फिर भी वस्तु विराम अवस्था में रहती है, भाई वो अड़ जाती है कि नहीं हटूंगी, तो दोनों वस्तु को संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थितिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण नाम से ही स्पष्ट है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चला जाता है या खिसका जाता है तो दोनों वस्तु के संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल लगता है उसे गतिक घर्षण कहते हैं। विसर्पी, जब एक पिंड दूसरे पिंडों पर फिसलता है तो उसके संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण को विसर्पी घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अपने गार्डन वार्डन में देखा होगा छोटे बच्चों के। ठीक है, तो लोटनिक घर्षण, जब एक पिंड दूसरे पिंडों पर लुढ़कता है, जिसे बॉल लुढ़कती है, तो उनके संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। रोलर। ठीक है, सर्पी घर्षण तथा बेलन घर्षण में आपको 4 अंतर याद रखना है। तो आप देख सकते हो सर्पी घर्षण जिसे हम गतिक घर्षण भी कहते हैं, और बेलन जो कि लोटनिक घर्षण लुढ़कने वाला, तो इसके यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके 4 अंतर याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक, नोट कर लिया। उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर कौन सा है, सरल यंत्र। ठीक है, सरल यंत्र में पहला क्वेश्चन क्या है, सरल मशीन के प्रकारों के नाम लिखिए कोई 4। आपको यहाँ पर सरल मशीन के प्रकारों को नाम लिखना है, कितने, 4 लिखना है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो सरल मशीन की परिभाषा याद रखिएगा। तो मशीन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा उसके किसी एक बिंदु पर कार्य करने वाला बल लगाकर उसका प्रभाव किसी दूसरे बिंदु पर दूसरी दिशा में पैदा करके कुछ कार्य किया जाता है। तो ये मशीन की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब सरल मशीन 6 प्रकार की होती है। उत्तलक, जिसको हम लीवर के नाम से जानते हैं, नत समतल, पेंच, पच्चड़, घिरनी, पहिया या धुरी। ठीक है, तो याद रख लोगे। उसके बाद यांत्रिक लाभ, वेगानुपात, मशीन की दक्षता, इनकी आपको तीनों की परिभाषा याद रखना है। तो इनके सूत्र भी यहाँ पर बताए, पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया। यांत्रिक लाभ, इसका सूत्र हो जाएगा भार बटे प्रयास। वेग अनुपात, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को कहते हैं। दक्षता, उपयोगी कार्य और दी गई ऊर्जा के अनुपात, किसी मशीन द्वारा किया गया उपयोगी कार्य तथा मशीन को दी गई ऊर्जा के अनुपात को दक्षता कहते हैं। मतलब सूत्र याद करोगे तो परिभाषा अपने आप लिख कर आ जाओगे। जैसे कि क्या है, मतलब पढ़ के ही बता दिया पूरा। ठीक है, नोट कर लो। उत्तोलक की परिभाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तोलक की परिभाषा तथा उत्तोलक के प्रत्येक प्रकार के 2 उदाहरण आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तोलक की परिभाषा, उत्तोलक किसी भी आकृति की सुदृढ़ छड़ होती है जो इस स्थिति में किसी एक बिंदु के पारित घूम सकती है। इस बिंदु को आलम्ब कहते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा होता है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक जो आलम्ब में मध्य में भार एक सिरे पर बेता प्रयास दूसरे सिरे पर लगाता है। उदाहरण के लिए तराजू, कैंची, शीशा, ढेकली, ब्लास, भित्तिकी, मतलब भौतिकी, तुला। तो पूछा जाता है तराजू कौन से प्रकार वर्ग का उत्तोलक है, तो प्रथम वर्ग का। उसी प्रकार द्वितीयक में सरोता, हाथ की ठेला गाड़ी, नाव की पतवार आदि। उसी प्रकार तृतीय में कौन सा है, चिपटा, मानवीय भुजा का अग्रभाग आदि। तो ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके यहाँ पर चित्र दिए गए जिसके पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर सकते हो। उसके बाद स्थिर गिरनी तथा चलनशील गिरनी में आपको यहाँ पर कितने, 4 अंतर याद रखना है। तो स्थिर गिरनी, इसका घुटका स्थिर रहता है। चलनशील गिरनी अब चल रही है तो इसका घुटका स्थिर नहीं रहता है। इसमें यांत्रिक लाभ एक से कम होता है और इसमें यांत्रिक लाभ स्थिर गिरनी से दुगना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी सहायता से बल की दिशा बदलती है, इसकी सहायता से भारी बोझ उठाया जाता है, और इसमें वेग अनुपात का मान 1 होता है, इसमें वेग अनुपात का मान 2 होता है। तो ये सभी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चौथा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न में एक क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिनको हम कैपिटल जी तथा गुरुत्वाकर्षण त्वरण या यूं कहीं की गुरुत्वीय त्वरण जो कि स्मॉल जी के नाम से जानते हैं, इनमें आपको यहाँ पर अंतर याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको इसके अंतर में आपको बता दे दूंगा। ठीक है, इसमें 3 अंतर आपको याद रखना है। तो रुकिए, इसका जो अंतर है मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सरल आवर्त गति की परिभाषा एवं इसकी विशेषता आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सरल आवर्त गति की जो परिभाषा है वो क्या होती है, तो सरल आवर्त गति सरल लोलक का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं होता, अतः आयाम के मन में परिवर्तन होने वाले आवर्तकाल के मन में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात प्रत्येक पूर्ण दोलन के लिए सरल लोलक को समान समय लगता है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसकी विशेषता भी यहाँ पर आपको बताई गई है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसे यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाना है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का आपको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक, दिख रहा होगा ना, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर कहता है कि भाई, यहाँ पर न्यूटन भाई कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसमें प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल तथा
मतलब उनके अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो पिंड है जिनका द्रव्यमान होता है m1 और दूसरे का m2 है। ये अब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है, इन दोनों पिंडों के गुणनफल, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल तथा जो इनके बीच की दूरी d है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को ले लेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर F समानुपाती m1 m2 मतलब d, उसके बाद यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा और उसकी जगह आ जाएगा g, जिसको हम कैपिटल G जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, या की नियतांक हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कैपिटल G का मान आप सभी को पता होना चाहिए। कैपिटल G का मान जो है वो यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन था हमारा, गुरुत्वीय नियतांक जी तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। इसमें अंतर भी याद करा दूंगा और संबंध भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में आप यहाँ पर संबंध देख लीजिए। तो यहाँ पर याद रखेगा, ये वाला फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में यही संबंध है, तो ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, आपको ये समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, क्यों? आपको बताना है कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय, एक तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। तो यहाँ पर आप ये बता दीजिए कि कम का होगा। अगर ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक है तो कम गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण मतलब कैपिटल स्मॉल जी का मान जो होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो यहाँ पर बताइए कि कम कहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो कारण है वो यहाँ पर समझाया गया है कि इसलिए ध्रुवों पर त्रिज्या कम होने से वहाँ का मान अधिक तथा भूमध्य रेखा पर कम होगा। तो ये याद रख लोगे कि यहाँ पर इसकी जो सब समझाया गया है तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि ध्रुवों की त्रिज्या कम होने से जी का मान का होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होगा, क्योंकि आर का मान अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो सरल आवर्त गति और यहाँ पर प्रभावीकारी लंबाई, इसकी जो परिभाषा हो आपको याद कर लेना है, पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की सतह के ऊपर जी के मान में परिवर्तन को गणितीय विधि से समझाना है। तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर समझाया गया अच्छे से, तो इसे नोट कर लो। ठीक है, गहराई में जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो जी का मान जो वस्तु की सतह पर है, तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, मतलब पृथ्वी के केंद्र पर रखी वस्तु का पर जी का मान 0 होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गहराई पर जाने पर जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, 5वां चैप्टर ऊष्मा हीट क्या है, निम्नलिखित को संक्षिप्त में समझाए। तो ताप को संक्षिप्त में समझाना है, ऊष्मा की परिभाषा याद करना है, संक्षिप्त में समझाना है मतलब इनकी परिभाषा याद करना है। तो ताप क्या होता है, किसी वस्तु की गर्माहट तथा ठंडेपन की माप को उस वस्तु का ताप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर गर्म, तो अब यहाँ पर जो है वो क्या रहने दो, किसी वस्तु की गर्माहट तथा ठंडेपन की माप को उस वस्तु का ताप कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का अगर हमको टेम्परेचर देखना है कि वो गर्म है कि ठंडा है, तो हम उसकी माप ले रहे, तो यही वस्तु का माप है। ऊष्मा क्या, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के अणु की गति से प्राप्त होती है और जिसके वस्तु में होने पर वस्तु गर्म प्रतीत होती है तथा निकल जाने पर ठंडी प्रतीत होती है। उसके बाद कैलोरी, 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। तो पूछेगा कि किस ताप को कितने ताप तक बढ़ाए कि ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी, तो ये बताया गया है। उसके बाद गुप्त ऊष्मा की परिभाषा, तो गुप्त ऊष्मा की परिभाषा नियत पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की स्थिरता परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद ऊष्मीय विकिरण के आपको यहाँ पर 4 गुण आपको याद रखना है। तो ऊष्मीय विकिरण के 4 गुण, पहला क्या है, ऊष्मीय विकिरण का संचरण सरल रेखाओं में होता है। याद रखिएगा, जो ऊष्मीय विकिरण है उसका जो संचरण होता है सरल रेखा में होता है। ऊष्मीय विकिरण का निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो ऊष्मीय विकिरण उसका निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। ऊष्मीय विकिरण प्रकाश के वेग 3.10⁸ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, 3.8 कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखिए उसमें विकिरण जो है वो कितना हो जाएगा, उसमें विक्रम प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलते हैं। उसमें विक्रम प्रकाश की भांति व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। उसमें विक्रम का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। तो ये यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद उष्मा संचरण की आपको यहाँ पर विधियाँ याद रखना है। तो उष्मा संचरण की विधियाँ कौन कौन सी है, एक तो चालन है, उसके बाद संवहन है, उसके बाद विकिरण है। तो आप देख सकते हो उष्मा संचरण की विधियाँ, इसमें चालन क्या होता है, चालन उष्मा संचरण की वो विधि है जिसमें उष्मा एक कण से दूसरे कण में जाती है किंतु कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। मतलब
यहाँ पर ऊष्मा जाएगी, कण अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे भाई। ये कण है, ये कण है, तो इससे एनर्जी इसमें चली जाएगी, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। उसमें उसके बाद उदाहरण, यदि हम धातु की छड़ को एक सिरे को हाथ में पकड़कर दूसरे सिरे को गर्म करते हैं तो कुछ समय में हाथ में पकड़ा हुआ सिरा भी गर्म हो जाता है। अगर आप एक लोहे की छड़ को अगर गर्म करोगे तो अगर आप यहाँ पर उसका दूसरा वाला छड़ जो कि नीचे मान लीजिए कि छड़ है, तो ये वाली छड़ को अगर आप इधर से गर्म करोगे तो आपको थोड़े समय के बाद पता चलेगा, प्रतीत होगा कि आप यहाँ पर भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो चालन हो गया। ठीक है, यही कहना चाहता है। ठीक है, समझ गए। तो चालन ऊष्मा संचालन की वो विधि जिसमें ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में जाती है किंतु कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। उदाहरण भी बता दिया। संवहन क्या होता है? संवहन ऊष्मा संचरण की वो विधि है जिसमें वस्तु के कण ऊष्मा ग्रोथ से ऊष्मा लेकर विस्थापित हो जाते हैं। जैसे कि जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो गर्म गर्म द्रव कण हल्के होकर ऊपर उठते तथा उनका स्थान ठंडे तथा भारी कण ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या? विकिरण। विकिरण ऊष्मा संचरण की वो विधि है जिसमें ऊष्मा गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि सूर्य से हम तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। सूर्य को यहाँ पर पृथ्वी तक विकिरण मतलब सूर्य की जो किरणें पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, फटाफट यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि अभी पढ़ाया कि नहीं आपने से, नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे और बहुत बार पढ़ाया है। तापमापन के विभिन्न पैमानों के नाम लिखिए। तो तापमापन के प्रमुख पैमाने कौन कौन से? एक तो सेल्सियस पैमाना, ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट पैमाना, रीम्योर पैमाना और केल्विन पैमाना। ये वाला आपने पहली बार सुना होगा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तो आपने सुना होगा। तो ये रीम्योर भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है। ऊष्माधारिता की परिभाषा आपको याद रखना है। तो ऊष्माधारिता की जो परिभाषा क्या होती है? किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं और इसका मात्रक जो हो जाएगा वो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, जूल पर केल्विन। तो ऊष्माधारिता किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है। अगर हम एनवी सर की बात करें तो यहाँ पर चमका यानी चमका। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके यहाँ पर अध्याय 6 परमाणु संरचना। आप देख सकते हो परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हो, इसका महत्व आपको यहाँ पर बताना है। तो परमाणु क्रमांक जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे कि कार्बन कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपने पढ़ा होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है। तो ये वही बात है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या अथवा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। प्रोटॉन की संख्या को या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है 6। कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन तथा परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना इसका महत्व क्या है। परमाणु क्रमांक से तत्वों की पहचान होती है क्योंकि प्रत्येक तत्व एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है, ऐसा नहीं कि सेम हो जाएगा। दूसरा क्या है? परमाणु क्रमांक से परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाती है। परमाणु क्रमांक से तत्वों के हल्के एवं भारी होने का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। अब बताइए कार्बन भारी है कि ऑक्सीजन? ठीक है, यहाँ पर बताइए। उसके बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कोई 5 बिंदु लिखे। तो आपको यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 5 बिंदु आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 3 बिंदु यहाँ पर आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद 2 और बता दूंगा तो याद रखिएगा। एटम अर्थात ए का मतलब हो जाएगा कैन नोट एवं टॉम का मतलब हो जाएगा कट। एक मतलब कैन नोट कट। ठीक है, मतलब जिसे हम क्या कर सकते हैं, परमाणु अविभाज्य अर्थात रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये इनका डाल्टन भाई का कहना था। ठीक है। उसके बाद इसके यहाँ पर 2 3 और हो गए तो यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है। परमाणु का नष्ट किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। कैथोड किरणों के आपको यहाँ पर 5 गुण आपको याद रखना है। तो कैथोड किरणों के आपको यहाँ पर 5 गुण देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैथोड किरणें जो होती है वो सीधे रेखा में गमन करती है। इनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है अभी पढ़ाया। ये किरणें कैथोड पृष्ठ से लंब दिशा में चलती है। तो यहाँ पर 7 बताया गया है। अब पढ़कर बताऊंगा तो टाइम लगेगा, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद एनोड किरणों को भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छे से याद कर लो। ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में कोई 5 अंतर आपको याद कर लेना है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में आपको यहाँ पर प्रमुख 5 अंतर यहाँ पर बताए गए। तो फटाफट यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। इनके यहाँ पर जो है वो विद्युत आवेश भी बताया गया है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूछा जाता है जैसे कि आविष्कर्ता प्रोटॉन का रदरफोर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन का सर जे थॉमसन हो गया, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, इनके मान यहाँ पर दिए गए। तो इन सभी को अच्छे से ये वाली टेबल अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद समस्थानिक तथा समबारिक भाग में आपको यहाँ पर अंतर याद कर लेना है। तो यहाँ पर समस्थानिक जिसको हम आइसोटोप्स और समबारिक जिसको आइसोबार्स कहते हैं, इनके यहाँ पर आपको यहाँ पर परिभाषा पढ़ लेना है। समस्थानिक इसमें परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है।
अध्याय 7 रासायनिक बंधन एवं आयनिक सिद्धांत, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है। परमाणु और आयन में अंतर आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो परमाणु और आयन में 4 अंतर याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु और आयन में अंतर दिए गया है, जैसे कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, आयन से नाम से ही इस पर चार्ज तो होगा ही, आयन पर धनावेश अथवा ऋणावेश होता है। ठीक है, तो इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सरल परिभाषा है। ठीक है, उसके बाद विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजक यौगिक में आपको यहाँ पर अंतर याद कर लेना है। तो आपको यहाँ पर विद्युत सहसंयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक है, उसके यहाँ पर अंतर आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद विद्युत संयोजन बंध एवं सहसंयोजक बंध में आपको यहाँ पर अंतर देख लेना है। तो यहाँ पर आप इसको अंतर देख लीजिए, विद्युत संयोजक बंध एवं सहसंयोजक बंध में आपको यहाँ पर अंतर भी याद कर लेना है। ठीक है, तो अंतर याद कर लीजिएगा। उसके बाद आर्नियस के आयनिक सिद्धांत के आपको यहाँ पर मुख्य बिंदु दिए गए, तो आप इसे देख लीजिए। यहाँ पर आयनिस के यौगिक के यहाँ पर आयनिक सिद्धांत के मुख्य बिंदु दिए गए, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। बफर विलयन की आपको यहाँ पर परिभाषा एवं 3 गुणन। तो यहाँ पर आप देखिए पर मतलब गुण, तो ऐसे विलयन जिसमें अल्प मात्रा में प्रबल अम्ल या यौगिक की प्रबल क्षार मिलाने से उनका पीएच मान अपरिवर्तित होता है। मतलब ऐसा विलयन जिसमें अल्प मात्रा में प्रबल अम्ल या यौगिक की प्रबल क्षार मिला दोगे तो उसका जो पीएच मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो बफर विलयन होता है। ऐसे विलयनों की अम्लता या क्षारीयता अपरिवर्तित रहती है, जैसे कि एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिडेट का अगर मिश्रण करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनके गुण, इनको फक्त मान निश्चित होता है। ठीक है, बफर का अधिक समय तक स्थिर रखने पर, इनको तनु करने पर इनका पीएच मान अपरिवर्तित होता है। बफर विलयन में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार का अल्प मात्रा मिलाने पर विलयन के पीएच मान में कोई, अरे परिभाषा ही है पूरी। ठीक है, तो गुण भी इसी आधार पर लिख दो। ठीक है, बफर विलयन का महत्व आपको यहाँ पर बताना है कि आप यहाँ पर परिभाषा समझ के लिए इसके हमने गुण पढ़ लिए, तो इसकी महत्व क्या है, क्यों बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आयनों पर प्रभाव डालने वाले 4 कारक, तनुकरण, ताप, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, अन्य आयनों की उपस्थिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अध्याय 8 कोलाइड्स, जिसमें आपको हार्डी सुलजे का नियम याद रखना है। तो हार्डी सुलजे भाई ने क्या कहा था, आयनों की स्कंदन शक्ति आयनों की संयोजकता के साथ बढ़ती है। मतलब यूँ कह सकते हो कि जो आयनों की जो स्कंदन शक्ति है वो आयनों की संयोजकता के समानुपाती होती है। स्कंदन शक्ति बढ़ेगी, संयोजकता के साथ बढ़ती है, मतलब संयोजकता भी बढ़ती है। तो यही हार्डी सुलजे का नियम कहलाता है। ठीक है, मृदा कोलाइड से क्या समझते हैं, तो मृदा कण को एक माइक्रोकोन या 0.001 मिमी से छोटे कण को मृदा कोलाइड कहते हैं। तो यही समझना है। ह्यूमस क्या है, पौधे तथा जंतु अवशेषों के विच्छेदन से बना कोलाइडी पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, सरल है। वास्तविक विलयन को समझाए, वह विलयन जो समांगी होता है एवं विलय तथा विलाय के कणों का आकार 10⁻7 से 10⁻10 सेंटीमीटर होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। उदाहरण चीनी का जल में विलयन। ठीक है, वास्तविक विलयन एवं कोलाइडी विलयन में आपको 5 अंतर याद करना है। आप 4 याद कर लोगे तो भी अच्छी बात है। ठीक है, ध्रुव स्नेही तथा ध्रुव विरोधी कोलाइड में आपको अंतर याद रखना है। ठीक है, 4 अंतर तो याद रख ही लेना, क्योंकि आपके पेपर में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। कोलाइडी रसायनों के आपको यहाँ पर 4 प्रमुख उपयोग लिखे, तो देख सकते हो औषधियों में, जल के शोधन में, धुएं के अवक्षेपण में, नदियों का डेल्टा बनाने में, साबुन से कपड़े साफ करने में। तो जो आपको 4 अच्छे याद रखे वो याद हो जाए। ब्राउनी गति और गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या पे आपको यहाँ पर इनकी परिभाषा को, टिप्पणी को, इनके बारे में समझाना है, तो ये याद रखेगा, पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अध्याय 9 खनिज एवं उर्वरक, जिसमें आपको म्यूरेट और पोटास में कितनी प्रतिशत पोटास होती है, 50 से 60%। बॉक्साइट किस धातु का, इसके एल्यूमिनियम का। ठीक है, उसके बाद अध्याय 10 आयतन मिति, मतलब 9 से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सूचक से आप क्या समझते हैं, वो पदार्थ जो अपनी उपस्थिति के कारण किसी रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है, सूचक कहलाता है। सरल है। सूचक के 3 प्रकार लिखे, तो पहला है आंतरिक सूचक, जैसे कि मेथिल ऑरेंज। बाह्य सूचक पोटेशियम फेरोसाइनाइड। स्रोत सूचक, जैसे कि क्या हो जाएगा, पोटेशियम मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, KMnO4। ठीक, उदासीनीकरण क्रिया की परिभाषा एक उदाहरण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो अम्ल एवं क्षार, मतलब यहाँ पर जो अगर आप अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे लवण और जल बनता है। अम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं और ये क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ गए। प्रामाणिक मानक विलयन क्या होता है, तो वो विलयन जिसकी शक्ति ज्ञात होती है। प्रामाणिक मानक विलयन क्या होता है, वो विलयन जिसकी शक्ति ज्ञात होती है।
जो अध्याय 11 है पादप आखिरी की, ठीक है। फिर क्या है आपका 11 वाला चैप्टर पादप आखिरी की, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है, तने के 3 सामान्य कार्य लिखे। तो यहाँ पर आपको तने के जो 3 सामान्य कार्य कौन कौन से, पहला तो तना जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों का, मतलब स्वनिजों, या यूँ कहिए कि ये स्वनिजों नहीं है, खनिजों है, ये क्या हो जाएगा, खनिजों, वो मिस प्रिंटिंग है। तो जल एवं खनिजों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा ये किसके माध्यम से हो सकता है, जाइलम। आपने फाइलम और जाइलम के बारे में सुना होगा। तो जो फोलोयम होता है वो तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब पत्तियों के माध्यम से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, तना जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों के पौधों का विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है, तो ये हो जाएगा जाइलम का कार्य। और यहाँ पर पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंच जाता है, कौन, फ्लोयम, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हो। तीसरा, तना शाखाओं, मतलब शाखाओं, पुष्पों, पत्तियों आदि को सहारा प्रदान करता है, ठीक है। तो सरल है अपने, इसमें कोई तो ऐसा है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जड़ों के जैविक कार्य लिखे। तो यहाँ पर आपको जड़ों, जैसे कि तने के हो गए, उसी प्रकार आपको जड़ें, तो जड़ें शोषण क्रिया करती है। तो याद रखना कि जो जड़ें होती है वो क्या करती है, शोषण क्रिया करती है, जैसे राइजोफोरा में। दूसरा क्या, आर्द्रता ग्राही जड़ों द्वारा जल अवशोषण किया जाता है, जैसे आर्किड में। उसके बाद तीसरा, जड़ें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है, जैसे गिलोय में। और ये खाद्य पदार्थों का संचालन करती है, जैसे शकरकंद में, मतलब शकरकंद में, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 है, पत्ती के 4 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पत्ती सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पत्तियां भोजन या यूं कहिए कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो कंप्लीट यहाँ पर सूत्र होता है वो यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। वाष्प उत्सर्जन, क्या होता है वाष्प उत्सर्जन, पौधों की पत्तियां जल का वाष्प उत्सर्जन करती है, ठीक है। तीसरा, शोषण, पत्तियों द्वारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। चौथा, आरोहण, पत्तियां प्रतान में रूपांतरित होकर आरोहण में सहायता करती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जड़ और तने में अंतर लिखिए। तो अगर जड़ और तने के कार्य याद हो गए तो आप अंतर लिख सकते हो। जैसे कि जड़ क्या होता है, जड़ आप यहाँ पर देख सकते हो, जड़ मूल अंकुर से विकसित होता है। किससे, मूलांकुर से विकसित होता है, जबकि यह प्रांकुर से विकसित होता है, कौन, तना। प्राय जड़ें भूमिगत एवं रंगीन होती है, और ये जो होती है वायुवी एवं हरा होता है। और जो जड़ होती है वो पत्तियों एवं पुष्प विकसित नहीं होते हैं। तनों पर पत्तियां एवं पुष्प विकसित होती है, ठीक है, जड़ों पर नहीं होता है। जड़ों में पूर्व संधि एवं पूर्व नहीं होते, पर्व नहीं होते। तने पर पूर्व संधि एवं पर्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद सरल एवं संयुक्त पंक्ति में आपको यहाँ पर अंतर याद कर लेना है। तो सरल पंक्ति और संयुक्त पंक्ति में आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि इन बिंदुओं के आधार पर फलक हो गया, कलिका हो गया, अन्नपर्ण हो गया, इनके आधार पर आपको सरल पंक्ति और संयुक्त पंक्ति में आपको यहाँ पर अंतर देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका अध्याय 12 है परागन एवं निषेचन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप यहाँ सबसे पहले तो स्व परागन से आप क्या समझते हो। तो स्व परागन क्या होता है, तो स्व परागन होता है जब एक ही पुष्प के परागन उसी पुष्प के वतिकाग्र पर पहुंचते तथा यह क्रिया स्व परागन कहलाती है। उसके बाद पर परागन भी आपको मैं बता दूंगा। स्व परागन के लाभ क्या होते हैं, स्व परागन में उसी जाति के दूसरे पौधे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये यहाँ पर इसके लाभ है, मतलब नहीं पड़ती है। स्व परागन में उसी जाति के दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्व परागन की क्रिया सरलता संपन्न होती है, ठीक है, इसमें अधिक परागनों की आवश्यकता नहीं होती है। स्व परागन द्वारा उत्पन्न बीज शुद्ध होते हैं। पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मकरगंध उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्व परागन निश्चित होता है, इसमें वायु, जल और कीटों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, नोट कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर परागन से आप क्या समझते हो, जैसे कि स्व परागन और यहाँ पर उसके लाभ बताए। अब पर परागन से आपको इसको समझना है, उसके लाभ याद करना है। तो पर परागन क्या होता है, जब एक ही पुष्प के परागन उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वतिकाग्र पर पहुंचते हैं और जिनकी प्रकृति भिन्न होती है, ये क्रिया पर परागन कहलाती है। पर परागन के लाभ, पर परागण से बीज अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने वाले बीज स्वस्थ एवं अच्छे होते हैं। इन बीजों की आयु बहुत अधिक पर परागण से उन्नत जातियां से पैदाशील होती है। पर परागण से रोग अवरोधक क्षमता युक्त जातियां उत्पन्न होती है। पर परागण से दो भिन्न पौधों के वंशानुक्रम लक्षणों का मेल होता है, ठीक है, ये हो गया पर परागण। अब यहाँ पर आप समझ रहे होगे सर आप स्पीड में चल रहे हैं, अभी अपने पास टाइम नहीं है। अब यहाँ पर हो नहीं सकता कि मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊँ और समझाऊँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको समझा दूँ। पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारक दे सकते हो कि एक लिंगिता, स्वबंधितता, भिन्न कालपक्वता, विषम रूपता और अनात्म परगणता। तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। परागण एवं निषेचन में आपको अंतर याद कर लेना है। तो परागण और निषेचन में यहाँ पर अंतर दिया गया है, अच्छा है, सरल है, याद कर लोगे, ठीक है।
उसके बाद स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर लिखिए। जब स्वपरागन और परपरागन अच्छे से पढ़ लोगे तो ये अंतर तो आराम से लिख दोगे। तो ये तो सब वही है, उसकी परिभाषा, उसके गुण लाभ धर के पर लिखना है, ठीक है, तो नोट कर सकते हो। अध्याय 13 कोशिका सेल, ठीक है। अब यहाँ से होते बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है मतलब पहले से। तो यहाँ पर केंद्रक के प्रमुख कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है वो सेल में आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है, केंद्रक के प्रमुख कार्य। तो केंद्रक के पहले मतलब प्रमुख कार्य कौन कौन से, ये तो सबसे पहले कोशिका में होने वाले सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, केंद्रक है भाई। ये आरएनए का संरक्षण करता है, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये आरएनए का संश्लेषण कौन करता है, केंद्रक। ये कोशिका की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद ये कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में आपको अंतर याद कर लेना है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में आपको यहाँ पर अंतर याद कर लेना है। 5 अंतर बता रहा हूँ, जो 4 अच्छे से याद हो जाए वो याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और ये याद रखिएगा कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डीएनए तथा आरएनए में आपको अंतर याद रखना है। इनके जो है वो फुल फॉर्म अभी बताए, फटाफट यहाँ पर डीएनए और आरएनए का जो है वो फुल फॉर्म यहाँ पर कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका अंतर यहाँ पर देख सकते हो। प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 3 अंतर लिखिए। सॉरी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 3 अंतर लिखना है, ठीक है, मजाक कर रहा था। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में आपको यहाँ पर अंतर देख लेना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लोगे। संयोजी उत्तक के कोई 3 कार्य देख सकते हो। इसके कार्य क्या है, ये दूसरे उत्तकों या अंगों को बांधने का कार्य करता है। कौन, संयोजी उत्तक। ये बाहरी सूक्ष्म जीवों से शरीर की रक्षा करता है, ये कंकाल की रचना करता है, गति तथा प्रचलन में क्या होता है, सहायक होता है। तो आप देख सकते हो संयोजी उत्तक के कार्य, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो अध्याय 14 पादप जगत का वर्गीकरण, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है, पादप जगत में वर्गीकरण का क्या महत्व है। इसके चैप्टर का नाम, उसका क्या महत्व है, तो क्या हो जाएगा, सम्मान स्वभाव। पहला क्या, सम्मान स्वभाव, संरचना और लक्षणों वाले पौधों को विभिन्न वर्गों में रखकर अध्ययन करने में सुविधा होती है। दूसरा, पौधों की विविधता का ज्ञान होता है। तीसरा, किसी एक वर्ग के पौधे का अध्ययन करके उस वर्ग के सभी पौधों के विषय में संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। चौथा, पौधों की उत्पत्ति तथा उनके बीच संबंधों का ज्ञान होता है। कम समय में अधिक से अधिक पौधों के विषय में समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक पौधों के पादप जगत में स्थिति का पता चलता है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लेग्यूमिनोसी कुल को कितने उपकुल में बांटा गया है, तो आप देख सकते हो जो लेग्यूमिनोसी कुल है उसको 3 उपकुल में बांटा गया। एक तो पेपिलियोनेसी, उसके बाद दूसरा है सिसोलेपिनिओइडी और माइसोइडी। तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट कुल का आर्थिक महत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपोजिट कुल का आर्थिक महत्व जैसे कि खाद्य पदार्थ, सलाद की पत्तियां हो गया, हाथी चक्के कंदील मूल भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, तेल, सूरजमुखी के बीजों से तेल निकाला जाता है जिससे वनस्पति घी बनाया जाता है। तीसरा, औषधियाँ, आर्टिमिसिया बुलोरिस पौधे से गोलकृमि मारने की औषधियाँ बनाई जाती है। चौथा है सजावटी पौधे, सूरजमुखी, गेंदा, गुलदाउदी आदि के पुष्प सुंदर एवं आकर्षक होते हैं, पौधों को बगीचे में लगाया जाता है। रंजक, कुसुम के पुष्पों से पीला रंजक प्राप्त होता है। तो ये कंपोजिट कुल का आर्थिक महत्व है। उसी प्रकार क्या है, पेपिलियोनेसी उपकुल का आर्थिक महत्व, भोजन हो गया, तेल, रेशे, रंग, लकड़ी, ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कुकुरबिटेसी कुल का आर्थिक महत्व आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सा भोजन, औषधियाँ, गाय यंत्र, ठंडाई, शोभाकारी पौधे, तो ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। अध्याय 15 प्राणी जगत का वर्गीकरण। तो प्राणी जगत का वर्गीकरण आपको यहाँ पर करना है, जिसमें संघ प्रोटोजोआ के आपको यहाँ पर 2 लक्षण या यूं कही की 2 विशेषता आपको याद करना है। तो संघ प्रोटोजोआ ये सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, उपकोशीय अंगों सहित इनकी संरचना सरल होती है, इनके शरीर में कोई सममित नहीं होती है। इसके उदाहरण यहाँ पर कमेंट करके बताओगे। संघ आर्थ्रोपोडा, ठीक है। संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण, पहला, जंतुओं के शरीर पर काइटिन पदार्थ का बाह्य कंकाल होता है। कौन सा, काइटिन पदार्थ का बाह्य कंकाल होता है जो रक्षक कवच का कार्य करता है। शरीर 3 भागों में बांटा रहता है, सिर, वक्ष, उदर। इन जंतुओं की आंखें संयुक्त होती है। और चौथा, शरीर के प्रत्येक खंड के साथ एक जोड़ी मजबूत तथा संचित उपंग होते हैं। पांचवा, नर और मादा अलग अलग जंतु होते हैं, निषेचन शरीर के अंदर होता है, उदाहरण केकड़ा, बिच्छू, ठीक है।
उसके बाद संघ एनिलिडा के प्रमुख लक्षण, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके लक्षण कौन कौन से। जंतु लंबे बेलनाकार कर्मी होते हैं, जल तथा नम में मिट्टी में रहते हैं, इनका शरीर सम खंडों में बटा रहता है। जंतु त्रिस्तरीय होते हैं, देह भित्ति में सुख पाए जाते हैं, आहार नाल सीधी होती है, अगले सिर पर मुख तथा पिछले कोर पर गुदा होता है। ठीक है। कार्डेटा संघ में सम्मिलित 4 वर्गों के नाम आप देख सकते हो, एमीफेबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमिलिया। ठीक है। वर्ग एम्फीबिया के प्रमुख लक्षण, तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिए। संघ प्रोटोजोआ में आने वाले 4 जंतुओं के नाम, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना, ये आपको 4 याद रखना है। अभी मैं पढ़ा रहा था उसमें आपको मैंने बताया था उदाहरण लिखने के लिए। ठीक है। चप्पल के आकार का कौन सा होता है। जंतु जगत एवं पादप जगत में अंतर लिखिए। ठीक है। तो जंतु जगत और पादप जगत में आपको यहाँ पर अंतर याद करना है। तो देख सकते हो जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है। उसके बाद आपका अध्याय 16 है, कृषि में कंप्यूटर शिक्षा पार्ट 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो सामान्यतः कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। निवेश इकाई मतलब इनपुट डिवाइस, परिणाम इकाई, स्मृति इकाई और यहाँ पर जो है वो केंद्रीय संसाधन इकाई। ठीक है। निवेश इकाई को इनपुट थोड़ी बोलते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, हटो। सामान्यतः कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में, तो निवेश इकाई, परिणाम इकाई, स्मृति इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई। ठीक है। निवेश इकाई क्या है। निवेश इकाई उपकरण जो दिए गए निर्देश और डाटा को लेता है तथा इन निर्देशों डाटा को कंप्यूटर में भेजता है। तो सही तो बता रहा हूँ यार, निवेश इकाई यही होता है। ठीक है। निवेश इकाई एक उपकरण जो दिए गए निर्देशों और डाटा को लेता है, इन निर्देशों और डाटा पर कंप्यूटर में भेजता है। ठीक है। कंप्यूटर की विशेषता है, तो कंप्यूटर की विशेषता क्या है। पहली शुद्धता, दूसरी गति, तीसरी पूर्णावर्ती। तो शुद्धता की बात करें तो कंप्यूटर प्रत्येक क्रिया को पूर्ण शुद्धता के साथ क्रियान्वित करता है। यदि कंप्यूटर गलती करता है तो मानव की गलतियां या कमियां के कारण। ठीक है। गति, कंप्यूटर कोई भी कार्य, मतलब कंप्यूटर अपने मस्तिष्क से कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर का अपना कोई मस्तिष्क नहीं होता है। ठीक है। गति, कंप्यूटर कोई भी कार्य मानव की तुलना में बहुत तीव्रता से कर सकता है, मतलब इसकी स्पीड तो है भाई। पुनरावृत्ति, किसी विशेष कार्य से संबंधित निर्देश को जब कंप्यूटर का स्थायी रूप से दे दिया जाता है तो कंप्यूटर से उस कार्य को जितनी बार हम चाहे दोहरा सकते हैं। ठीक है। थकेगा नहीं, मतलब वो। कंप्यूटर के 4 अनुप्रयोग, मौसम विभाग में करते हैं इसका यूज। ठीक है। अंतरिक्ष के बारे में यूज कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में यूज करते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे मौसम में कैसे, मौसम के बारे में पूर्व अनुमान लगाना, मतलब पहले से अनुमान लगाना है, मौसम पहले से जानकारी जानना है। अंतरिक्ष के बारे में कंप्यूटर की शक्ति होगा, जैसे अभी आपको सभी ने पूर्वानुमान मतलब क्या है, जैसे कि अभी यहाँ पर अभी से बता देते हैं कि इस दिन बारिश होगी, इस दिन बारिश नहीं होगी, इस दिन इतनी धूप होगी, तो ये सभी मौसम के बारे में। अंतरिक्ष के बारे में कंप्यूटर की शक्ति व गणना से अंतरिक्ष तकनीकी विकसित हुई जिसकी वजह से चंद्रमा पर पहुंच पाना आसान हुआ है। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग उच्च शिक्षा में इसकी शोध गतिविधियों में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी सर्जरी हो गई है आजकल, चिकित्सा उपचार जैसे हार्ट की नॉर्मल और इन नॉर्मल दोनों स्थितियों का पता लगाने में। ठीक है, समझ गए। कंप्यूटर के सीपीयू के कार्य, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट कमेंट करके बताओ। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। ये इकाई सभी अंकगणित संबंधी कार्य, तार्किक निर्णय लेती है और दूसरी यूनिटों के कार्यों को नियंत्रित करती है। तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो एएलयू होता है, उसके बाद एक होता है लॉजिक वाला होता है, और एक होता है रजिस्टर होता है कि मेमोरी होता है, कुछ डाउट है मेरे को थोड़ा सा। ठीक है। सुपर कंप्यूटर से क्या समझते हो। यह अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटर है, यह मल्टीटास्किंग एवं मल्टी यूजर, इसकी मेमोरी सबसे अधिक होती है। इसके लिए विशेष प्रकार के वातानुकूल की आवश्यकता होती है। इसकी गति साधारण कंप्यूटर की तुलना में कई 1000 गुना होती है। बाद में परम नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, तो याद रखिएगा किसके नाम से, परम नाम से। ठीक है। अध्याय 17, कृषि में कंप्यूटर शिक्षा पार्ट 2। आधुनिक कृषि में इंटरनेट के 2 उपयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि में इंटरनेट का उपयोग कैसे करोगे। इंटरनेट के माध्यम से किसान अपने खेत के लिए उपयुक्त फसलों, उर्वरक, कीट प्रबंधक आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप इंटरनेट पे कितनी सुविधा है आपके लिए। कृषि पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी फसल का बाजार भाव ज्ञात कर अपनी फसलों के उचित दाम प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट का प्रयोग करके ही जो है वो कौन सी, मतलब यहाँ पर यही बताया ना इसमें, उर्वरक किस्म, मतलब कौन सी किस्म की यहाँ पर आपको फसल लगानी चाहिए, कौन से उर्वरक का यूज़ करना चाहिए, ये रोग हो गया तो उसके उपचार कैसा करना चाहिए। तो ये बहुत सारे, मतलब इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट से आप क्या ही आपको समझाऊंगा, आप सभी को पता है। विंडोज़ के किन 4 भागों के नाम लिखिए। तो आप देख सकते हो विंडोज़ के 4 बार, टाइटल बार, स्क्रॉल बार, मेन्यू बार तथा डायलॉग बॉक्स। ठीक है, डायलॉग बॉक्स। ठीक है।
इंटरनेट के कोई दो उपयोग लिखिए। अरे अभी तो बताए, इंटरनेट के द्वारा लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सूचनाएं भेजते हैं। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से फाइल स्थानांतरित कर सकते हैं। अब क्या लिखोगे, इंटरनेट के द्वारा इंस्टाग्राम चला सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम के द्वारा सॉरी इंटरनेट के द्वारा यूट्यूब चला सकते हैं और रुपए सेव क्लासेस की वीडियो देख सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाते हो तो फॉलो कर लीजिएगा। क्या MTNL एवं VSNL का पूर्ण नाम? MTL क्या हो जाएगा, मैनेजर टेलीफोन निगम और लिमिटेड, मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और यहाँ पर जो VSNL का हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, याद रखेगा। MTL का मैनेजर क्यों बता रहा था यार, मैं मैनेजर क्यों पढ़ रहा हूँ उसको, महानगर सॉरी। ठीक है, तो MTL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और VSNL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, वो एम ही देखा था मैंने, मैनेजर पढ़ लिया। मल्टीमीडिया के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। मल्टीमीडिया कंप्यूटर के उपयोग से हम ध्वनि और चित्रीय प्रभाव का उपयोग करके बहुत प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा मानव को अंतरिक्ष संरचना को आणविक संरचना के रूप में भी डायमेंशनल प्रस्तुति कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज 2000 की विशेषता है, तो इसमें विंडोज 98 की सुविधा और विंडोज NT की शक्ति तथा विश्वसनीयता है। अधिक विश्वसनीय एप्लीकेशन, फाइल, प्रिंट और इंटरनेट सर्विस के लिए विस्तृत प्लेटफॉर्म दिया। ठीक है, अध्याय 18 श्रेणियां, ये भी कई श्रेणियां। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र बहुत ही सरल हो जाएगा। समांतर माध्य का ज्ञात करने का सूत्र, बस समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात कर लोगे, जैसे कि दो प्रेक्षण है A+B, उनको जो है 2 से भाग दे दो। ठीक है, ये समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य मतलब एवरेज होता है। ठीक है, समांतर माध्य मतलब एवरेज होता है। एवरेज का जो सूत्र होता है ना, वही समांतर माध्य का। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है, हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है, मान लीजिए 2 है, 4 है और ये 6 है। अब इसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। सभी परीक्षणों के मानों का योग तथा कुल संख्या, ये भी बोल सकते हैं कि सभी परीक्षणों का मानों का योग और कुल परीक्षणों की संख्या। जैसे कि इसका क्या हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 2 12। ठीक है, उसको हम 3 से भाग देंगे तो इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, यही होता है, तो ये सूत्र है, इसका लिख सकते हो। ठीक है, ए और बी दो परीक्षण है, उनका योग कर दिया, और 2 है तो 2 से भाग दिया। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर गुणा, तो गुणोत्तर श्रेणी वो श्रेणी है जिसमें प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में निश्चित संख्या का गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। इसे निश्चित संख्या को सार्व अनुपात कहते हैं, जैसे कि 1 का 3 में गुणा, 3 का 3 में गुणा, 9 9 3 27। तो ये कुछ इस प्रकार लाइन चलेगी। ठीक है, कर सकते हो। अध्याय 9 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से याद रखना, त्रिकोणमिति की जो टेबल है, त्रिकोणमिति की जो टेबल है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति की टेबल अगर आपने अच्छे से याद नहीं की होती तो आपके यहाँ पर 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर कट जाएंगे। तो त्रिकोणमिति के यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप त्रिकोणमिति की जो टेबल है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति की जो टेबल है भाई, टेबल 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 अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति की टेबल याद करना ये आपके लिए होमवर्क है। और फिर ये जो क्वेश्चन है अगर हल करना चाहते हो तो कर सकते हो। टेबल याद रहोगा तभी ये क्वेश्चन होगा, जिसकी sin 30 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, sec 45 का मान √2 होता है। तो ये सभी क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे। ठीक है, तो एक बार टेबल याद कर लीजिए। ये वाला चैप्टर में फिर से एक बार पढ़ा दूंगा अगर आप कहोगे तो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर टेबल याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, मतलब कर ही लोगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, लास्ट चैप्टर आपका वैदिक गणित, लास्ट अध्याय 20 वैदिक गणित, जिसमें पहला क्वेश्चन है बीजांक को परिभाषित कीजिए। वैदिक गणित में 1 से 9 तक के अंक बीजांक कहलाते हैं। याद रखना कि जो बीज अंक, बीज के जो अंक है वो कौन से है, बीज, बीज अगर पेड़ होगा तो पेड़ सबसे पहले बीज रहेगा ना। तो वैदिक गणित में 1 से 9 तक के अंक बीजांक अंक कहलाते हैं। ठीक है, वैदिक गणित के अनुसार 1 2 3 4 के परम मित्र क्या है, तो याद रखना वैदिक गणित के अनुसार 1 2 3 4 के मित्र क्रमशः 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7 और 4 का 6। मतलब ये हो गया, देखो जैसे कि क्या क्या बोला है, जगह नहीं है। ठीक है, जैसे कि 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 9, उल्टी गिनती करो ना, 1 का मतलब इनका योग 10 आना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, 8 7 और ये 6। ठीक है, समझ गए, इनका योग कितना आना चाहिए, 10। ये तो 1 का 9, मतलब 1 का अगर आपको याद रखने में दिक्कत आ रही है तो इनका घटा दो, 10 में से घटा दो। जैसे कि 10 में से घटाओगे तो 9, 10 में से 2 गए तो 8, 10 में 3 गए तो 7, 10 में 4 गए तो 6। यही इसके क्या है, परम मित्र है। ठीक है,
आजा मेरे परम मित्र, यही बोल रहे हैं ना, देख सकते हैं अभी। परम मित्र तथा पूरक अंक किन्हें कहते हैं? जब दो अंकों का योग 10 हो तो वे अंक परस्पर परम मित्र अंक तथा पूरक अंक कहलाते हैं। जैसे कि चर 0 का परम मित्र 10, 10 का परम मित्र क्या हो जाएगा 0, 1 का परम मित्र 9, 9 का परम मित्र 1, 8 का परम मित्र 2, 2 का परम मित्र कितना हो जाएगा 8, 3 का 7, 7 का 3, 6 का 4, 4 का 6, 2 का कितने, सॉरी 3 का 7, पढ़ा दिया सभी, तो है, सरल है। वैदिक गणित में कितने अध्याय है? वैदिक गणित में कितने, 40 अध्याय है। पढ़ाऊं, क्या कहते हो? बस आप इतना याद रखो। वैदिक गणित में उत्तर की जांच हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बीजांक। किसी अंक के ऊपर खींची क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? सिरोरेखा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर जाकर इसका जो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके टेलीग्राम चैनल की जो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप टेलीग्राम पर चैनल पर जाइए, इसका जो कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो मैं इंस्टाग्राम पर आकर आप डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो मैं आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से दे देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रूपेश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक और चैनल है बोर्ड एग्जाम स्पेशल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा। वो चैनल अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जाइए और बोर्ड एग्जाम स्पेशल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहेगा। तो मिलते वीडियो में, जय हिंद।